हाँ, तो बोलो। कोरोना क्वेश्चन की कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स या पॉलिसीज थी जिन्होंने हेल्प किया होगा, तो इस चीज में हम बात कर सकते हैं कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी में क्या स्कीम्स हैं कि एमएसएमईज के लिए और प्रमोट किया गया है, जो टैक्स इंसेंटिव स्कीम्स हैं, या स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की वजह से टैक्सेस तो रेवेन्यू इंक्रीज नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस हम बोल सकते हैं जो डिजिटाइजेशन के लिए जैसे आईटी फेसलेस टैक्स सिस्टम है, दैट इज वन थिंग, तो ऐसे। डिस्कस मानसी दैट ये चीज़। और बस एक ऐड करें कि कॉर्पोरेट इनकम टैक्स का जो वैल्यू है 25.134 किया गया। तो उससे कम करने से होता है मोर से मोर कॉर्पोरेट वो सामने आकर के टैक्स दिखाए। इनकम हाँ, टैक्स रेट भी रिड्यूस कॉर्पोरेट। किया गया। तो उसके कारण देखा जाता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा भरे टैक्सेशन। तो एक कर्व होता है ना टैक्सेशन और रेट का। हाँ, इनिशियल 2.5 lakhs। टेस्ला सीक्स इंडियन पार्टनर फॉर रूफ टॉप सोलर पैनल वेंचर। तो फोटोवोल्टिक टाइल्स की बात हो रही है इसमें। इंडिया प्लान्स कम टू सो यूएस सोलर बिजनेस वॉज स्लोड और 41 मेगावाट फ्रॉम 100 मेगावाट। तो इंडिया इज बीन गिविंग इंसेंटिव टू इनकरेज रूफ टॉप। सबसे फेमस तो अभी सर्वोदय प्रधानमंत्री टाइप। सूर्योदय सिंह प्रधानमंत्री सूर्योदय स्कीम। तो उसमें टारगेट है 1 करोड़ हाउस होल्ड के पास रूफ टॉप सोलर थ्री माउंटेड। हंड्रेड थ्री यूनिट्स तक। फ्री इलेक्ट्रिसिटी और एक्स्ट्रा जो है आप बेच सकते हो, उससे आपको रेन्यूमरेशन मिल सकता है। तो टेस्ला हैज entered द रूफ टॉप बिजनेस with the acquisition of the Solar City. The US was a market leader with 800 megawatt installation, 0.8 gigawatt. सो इससे जो चैलेंजेस है हमारे, हाई कॉस्ट ऑफ फोटोवोल्टाइक सेल और जो सोलर वेफर्स है, वो कम हो सकते हैं, बिकॉज अगर टेस्ला वुड बी मैन्युफैक्चरिंग विद इन इंडिया तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैन इंक्रीज। दूसरा कि और उनके पास बैटरी टेक्नोलॉजी अच्छा है। वर्ल्ड वाइड में वन ऑफ द बेस्ट बैटरी टेक्नोलॉजी टेस्ला के पास। तो स्टोरेज कैपेसिटी होता है तो उसमें हेल्प कर सकता है। और अभी हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट डिपेंडेंस कम हो सकती है। हम्म। वैसे ही बाकी जगह भी सोलर पैनल को प्रमोट करें उसमें भी दिया एग्जाम्पल। वाई नीड वाई इंडिया नीड्स डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो हम लोग बात किए थे कि जो सर्विस सेक्टर सबसे हाईएस्ट 56% है। इंडस्ट्रियल सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 17.5 है जो कल बात किए थे। बाकी फिर और भी है। तो डीप अभी प्री मेच्योर इट हैज इंटर्ड अ फेज ऑफ प्री मेच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इज नॉट इन रिट्रीट। वर्ल्ड वाइड देखा जाता है क्यों? टैरिफ बैरियर, यूज ऑफ टैरिफ बैरियर, यूज ऑफ फाइटोसैनिटरी मेजर्स। फिर कार्बन टैक्स के बाद होता है यू का, या फिर टैक्सेशन ऑन स्टील एक्सेट्रा। डेवलप कंट्रीज के हिसाब से देखा जाए तो दे आर प्रमोटिंग मोर एंड मोर लोकल, वोकल फॉर लोकल वो भी काम कर रहे हैं क्योंकि एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज। तो ग्लोबलाइजेशन एक तरह दिखा है इट इज नाउ इन रिट्रीट। तो इसलिए इंडिया ये बात करता है आत्मनिर्भर बनने का लॉन्ग टर्म में। जैसे यूरोपियन ग्रीन डील, सीबीए, इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट यूएस, और इंडिया में आत्मनिर्भर है। ये एग्जाम्पल कि लेकिन इंडिया का जो स्टैंड रहा है आत्मनिर्भर भारत, इट इज नॉट फॉर आइसोलेशन, इट इज फॉर बिकमिंग अ सेल्फ रिलायंस इन द लॉन्गर टर्म। मानसी हाँ, आइसोलेशन नहीं बोल इंक्रीज सकते इसको, हाँ। एफिशिएंसी की बात करते हैं, एफिशिएंसी बढ़ाने एफिशिएंसी हाँ। और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज लेकिन जो होने तो फिर हाँ। एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हो सके। हम्म। तो इसमें बात हुआ कि कैसे इंडिया लेबर इंसेंटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन है। क्यों इंडिया में अभी तक में हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल सेक्टर, बाकी जो एमएसएमई सेक्टर, इट इज हेविली लेबर लेड। 10 करोड़ पीपल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द एमएसएमई सेक्टर। तो इन्वेस्टमेंट स्टैग्नेटिंग होगा, हाई लेवल अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ट्रेड डेफिसिट, imported goods will lead to widening of the current account deficit.
इसलिए हमें ऐसे हमेशा डिस्कस करते हैं, हमारे से बोलते हैं कि रीस्केलिंग ऑफ स्किलिंग चाहिए हर जगह पे। तो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी ऑफ सर्विस लेड ग्रोथ ग्रोथ इज पुअर। और सेकेंड है कि सर्विस सेक्टर जो है वो हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए, विच इंडिया कुड नॉट एडिक्वेटली सप्लाई। सर्विस सेक्टर जो हम लोग यूज करते हैं, इट इज मोस्टली सेकेंड लेयर। फॉर एग्जाम्पल, मैं मेक इन इंडिया बात करते हैं तो बना खुद से नहीं रहे, वी आर जस्ट असेंबलिंग। एक प्रॉब्लम इसमें भी है। सर्विस सेक्टर में जब बात करते हैं, बीपीओ सर्विस है, कॉल सेंटर सर्विस है। जो यूएस के पास सर्विस सेक्टर है, इट इज मोस्टली ड्रिवन बाय इनोवेशन, आईपीआर, गूगल, इसलिए एप्पल, सब वहाँ डिजाइनिंग वहीं पर होता है। जो हाईटेक स्किलिंग जॉब है सब वहीं पर है। इंडिया में बस मीडियम रेंज वाले। तो अगर हाँ। एब्जॉर्ब भी किया जाएगा लेबर दैट हैज बीन माइग्रेटिंग टू सिटीज, इट इज डीपली अनइक्वल। वेजेस रेट भी डिफरेंट है हर एक स्टेट के अंदर में। तो गिनी इन इक्वालिटी इंडेक्स वो भी दिखाया था कि हाई, मैं अर्ली इन्वेस्टमेंट इन हाई। हाँ बोलिए। इंडिया का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो वेस्टर्न मॉडल के ऊपर हम नहीं कर सकते उसको एक्सपैंड, या वो उस तरीके से इंडिया में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, बिकॉज इंडिया में दो इम्पॉर्टेंट पिलर्स है जिनको हम अवॉइड या उनका रोल कम नहीं कर सकते। एक तो लेबर इंटेंसिव, तो लेबर्स का रोल ज्यादा है, और सेकेंडली इज एमएसएमईज, तो उनके बिना इट वुड बी इनकम्प्लीट या सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। तो इसलिए इंडिया का अपना एक खुद का, बोल सकते हैं कि गिवन द डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स, एक यूनिक सिचुएशन है। हम्म, सही बात। अब ऐसे चाइना का एग्जांपल लेते हैं। तो चाइना हैज बीन प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्यों, कैसे, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा है नहीं। इंडिया में जो स्मॉल फार्म्स है, इट इज लेस प्रोडक्टिव। और नहीं, तब भी हम लोग काम कर रहे हैं रूरल एरिया में। फॉर एग्जाम्पल, वहाँ पर डिजिटल पेनिट्रेशन बढ़ते जा रहा है, गिग इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आ रहा है रूरल एरिया में। और कोऑपरेटिव्स का फॉर्मेशन है, अमूल जैसे सेक्टर्स, लखपति दीदीज एग्जाम्पल है कि 1 करोड़ लखपति दीदी से ऊपर हो तो 3 करोड़ टारगेट है लॉन्ग टर्म में। तो वो भी एक दिखाते हैं कि कैसे मुद्रा लोन दिया जाता है रूरल एरियाज में, और कैसे लोकल स्मॉल एरियाज पे आप प्रमोट कर सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। बट अब कह लिटरेसी सकते पे, हैं जो स्केल है, स्केल और ज्यादा बड़ा होना चाहिए प्रमोशन का। हाँ, स्केल तभी बड़ा होगा जब आप फोकस करोगे एरिया सच एज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, कोल्ड चेन फैसिलिटीज, फिर वोकर फॉर लोकल, या स्पेसिफिक जो गांव होंगे, कोई क्राफ्ट से स्पेशलाइजेशन होगा उनका, उसको जीआई टेक्सटाइल टैग के अंदर प्रमोट करेंगे। टेक्सटाइल तो में हम हमेशा बात टेक्सटाइल, करते हैं हाँ, टेक्सटाइल के एग्जांपल हो गया। हैंडलूम और पावर लूम में। तो इसलिए ये भी देखा गया पावर लूम की वजह से भी जो जॉब लॉसेस हुए, बिकॉज वो अल्टीमेटली चीज यही आती है कि इंडिया में लेबर इंटेंसिव सेक्टर ज्यादा सक्सेसफुल हो ज़्यादा। सकते हैं। हम्म, तो इसी बात की कि हाई स्किल सर्विसेज, पुअर क्वालिटी ऑफ मोस्ट स्टेट रन स्कूल एंड कॉलेजेस क्लोजली लिंक टू द एलीट रिनंसिएशन ऑफ पब्लिक एजुकेशन। इसलिए मोस्टली दे आर प्रेफरिंग हायर एजुकेशन में, तो वो जाते हैं गवर्नमेंट एजुकेशन में, लेकिन प्राइमरी में वो फोकस करते हैं मोस्टली ऑन द प्राइवेट स्कूल। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों स्टैग्नेंट रहा है ओवरऑल, क्योंकि इंडिया में जो फेडरल सिस्टम है वो ब्रिटिश में प्रमोट किया गया था, और राजवाड़े लोग थे वो अपने खुद से प्रमोट करते थे। दूसरे की, जब इंडिया 1947 के बाद हुआ तो सेंट्रलाइज इकोनॉमी बात हुआ, तो टॉप डाउन मैकेनिज्म भी फुलफिल पूरे तरीके से नहीं हो पाया, क्योंकि इंडिया डेमोक्रेटिक है, तो यहाँ पर ग्रेजुअलिज्म, इसको एक कॉन्सेप्ट है, ग्रेजुअल चेंज, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड धीरे धीरे उसके हिसाब से फिर चेंजेस है। चाइना में पूरे रिमूव किया गया, रशिया में रेवोल्यूशन हुआ, चाइना में वैसे ही हुआ, तो इसलिए। और जापान में तो, जापान वॉज डिस्ट्रक्टेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, तब उनको नया स्टार्ट करना पड़ा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटेन, जर्मनी, मोस्टली देयर कंट्रीज विच वर डिस्ट्रक्टेड मोस्टली, तो आसानी हुआ वहां पर। इंडिया में जो एग्जिस्टिंग क्राफ्ट्स थे, ट्रेडिशनल क्राफ्ट थे, उनको भी लेके चलना पड़ा। एग्रीकल्चर में हम लोग सेल्फ रिलायंस थे, उस पर फोकस ज्यादा करना पड़ा, फिर हेवी इंडस्ट्री में फोकस करना पड़ा। वहां से जो कैपिटल आया, फिर इसको बाकी जगह इन्वेस्ट किए, तो धीरे टाइम लगा, तो लेबर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में समय लगा। अंडर वैल्यूज वोकेशनल स्किल,
नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग। हम लोग वोकेशनली प्रमोट करते हैं आईटीआई के थ्रू, लेकिन वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि डिग्निटी ऑफ लेबर, जैसे चाइना बाकी कंट्रीज में, इंडिया में ऐसे दिखते नहीं आईटीआई को, या फिर मैकेनिक इंजीनियर है बहुत बड़ा चीज, मैकेनिक है छोटा चीज, जबकि वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैकेनिक का, तो उसको ये वैल्यू नहीं देते। तो वोकेशनल स्किल का वैल्यू कम है, सोशल स्टिग्मा है, और एक क्लास स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। आर्टिशनल नॉलेज डज नॉट एंजॉय एज मच एज सोशल रिस्पेक्ट, सही बात है। जापान में अगर कोई कटाना, कोई स्वॉर्ड बनाता है, तो उसको सरकार प्रमोट करते हैं, गवर्नमेंट फंड करते हैं कि आप ऐसा बनाइए, आपके जो आने वाले जनरेशन वो भी बनाएंगे। जापान में कोई भी आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करता है वैसा हो। इंडिया में अगर कोई गोल्ड स्मिथ है तो बोलते हो गोल्ड स्मिथ है कास्ट, उनका ब्लैक स्मिथ कास्ट, तो पिछले कास्ट से देखा जाता है फ्रॉम द व्यू पॉइंट। तो सोशल रिस्पेक्ट नहीं, और धीरे धीरे सबको को डिफरेंट नॉर्मल जो पेडागोगी की है उस पर जाना है, इंजीनियर डॉक्टर एक्सेट्रा, जिसके कारण फिर एग्जिस्टिंग क्राफ्ट है वो भी खत्म खत्म होने लगा। प्रमोट कर सकते हैं वोकल फॉर लोकल, जीआई टैग कुछ एग्जाम्पल है। तो इसलिए ओवरऑल जब इतने चैलेंजेस है, तो हम लोग डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकते हैं, नॉट जस्ट इन सर्विस सेक्टर, क्योंकि वो भी सर्विस सेक्टर डिपेंड होते हैं ऑन द कैपेसिटी ऑफ द लोकल्स फॉर लोकल जो होते हैं, वो बेसिकली अपने एक्स्ट्रा कैपिटल फंड जब करते हैं, खरीदते हैं, तब सर्विस सेक्टर बूम होता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है हमेशा, राइट फ्रॉम द डेली प्रोडक्ट्स से लेकर के हेवी इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रमोट करना चाहिए फॉर द स्टेबल इकोनॉमी। उसमें सिर्फ रिलायंस इंपॉर्टेंट है, कुछ कंपनीज नहीं, सब कंपनीज इंडिया में होना चाहिए। उसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा, कैसे प्रमोट कर रहे, पीएलआई, डीएलआई, आप बल्क ड्रग पार्क बना रहे हो, हर एक मेडिकल पार्क से लेकर टेक्सटाइल पार्क, टेक्निकल टेक्सटाइल पार्क, हर एक स्कीम है। फिर आप फिनटेक तो सर्विस से हो गया, मैन्युफैक्चरिंग जोन, एसईजेड, लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम कर रहे हो, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, स्टैंड अप इंडिया, इनोवेशन में अटल इनोवेशन, इंस्पायर, उसके बाद फिर एनआरएफ जो अभी चेंज हुआ, हाँ, कोई बिल आया गया उसमें रिसर्च फाउंडेशन 50,000 करोड़ है बीन एलोकेटेड फॉर दैट। तो इससे आप इनोवेशन भी होगा, कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज करोगे, और साथ ही से इंडस्ट्रियल। मानसी, ठीक है, कैन मूव फॉरवर्ड। ट्रेड इन यहाँ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। एक और टर्म की बात हो रही है, ड्रीम रन 2003 टू 2008। तो ये इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे जो एम्प्लॉयमेंट रेट एंड शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड आउटपुट 20% से ज्यादा था, एंड इन इयर्स के अलावा हमेशा 20% से नीचे रहा है। तो हाँ, ऐसा क्यों नहीं क्या रहा इसका? क्योंकि 3 एंड ओवरऑल देखा है कि 1991 के जब एलपीजी है, तो मोर फोकस वाज ऑन सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर का जो राइज हुआ है, क्योंकि ट्राई ट्राई का हुआ है 1997 में, कंपटीशन कमीशन एक्ट 1992, उसके बाद फिर टेलीकम्युनिकेशन एक्ट उसी समय आया। हर जगह जो रेवोल्यूशन आया इन द डिजिटल स्फीयर उस समय, तो ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर इज हाईली मोर एज कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए हाई कैपिटल कॉस्ट है, टाटा स्टील को बैठाने के लिए हाई कैपिटल कॉस्ट है एज कम्पेयर टू जियो। तो उसीलिए देखा गया कि स्टैग्नेशन। मानसी, तुम्हें बोलना है? हाँ, इसमें ये ड्रीम रन 2003 टू 2008 ये इसलिए लिखा हुआ है कि 8 में तो वो जो भी हुआ था ना, ग्लोबल फाइनेंशियल टारगेट था, क्राइसिस। हाँ, बस वो अचीव हम कर पाए इस टाइम पीरियड में, उसके अलावा वो नहीं हो पाया, तो वो इसलिए उसको ड्रीम रन बोला गया कि टारगेट अचीव हुए, तो इसलिए दैट टाइम पीरियड बिकेम अ ड्रीम रन। उसके बाद नहीं हो पाया क्योंकि 2008-9 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई, तो दैट बिकेम अ मेजर चैलेंज। उसके बाद फिर इट बिकेम लाइक काफी सारे साल लगे टू रिकवर फ्रॉम दैट द इम्पैक्ट ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड। हम्म। WTO 13th मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस अबू धाबी, restoring faith and confidence of the members, bring back the spirit of multilateralism। तो इसमें क्या बात होता है कि रिगार्डिंग नेगोशिएशन ऑन फूड सिक्योरिटी, एम्बर बॉक्स सब्सिडी, फूड सिक्योरिटी, आईपीआर का बात होता है, इसमें डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म में इलेक्शन का बात होता है, और डिस्प्यूट रिलेटेड टू द ई कॉमर्स एंड फिशरी सब्सिडी, ये भी एक नेगोशिएशन का पार्ट हुआ। ई कॉमर्स में क्या, क्यों? क्योंकि इक्वलाइजेशन लेवल, ई कॉमर्स के लिए टैक्सेशन होना चाहिए वर्ल्ड वाइड सेम,
उस पर बात होता है। डेटा लोकलाइजेशन, डेटा क्या सॉवरेंटी इंपॉर्टेंट है कि फ्री फ्लो ऑफ डेटा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर चर्चा। फिशरी सब्सिडी में क्यों होता है, क्योंकि जो बिग कंपनी ट्रॉलर होते हैं, नॉर्वेजियन फिशिंग कंपनीज, चाइनीज फिश ट्रॉलर्स, दे आर बिग कंपनीज, तो उनको सब्सिडी की जरूरत नहीं है। लेकिन इंडिया प्रमोट करता है क्योंकि इंडिया के पास ट्रेडिशनल फिशरमैन है, 2 करोड़ पीपल दे आर एम्प्लॉयड इन द फिशरी सेक्टर। तो इंडिया बोलता है कि सब्सिडी देना जरूरी है। तो जैसे अंबर बॉक्स वाला है, वैसे फिशरी भी इंक्लूड होना चाहिए उसमें। तो इस पे क्वेश्चन उठता है। और जहाँ तक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म बात हो, तो यूएसए ऑलवेज ब्लॉक्स द इलेक्शन, और उसमें बहुत सारे जो पोस्ट खाली है, क्योंकि इंडिया बोलते हैं, इंडिया बाकी लोग बोलते हैं कि मोर देयर शुड बी मोर ग्लोबल साउथ रिप्रेजेंटेशन इन द डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। डिस्प्यूट सेटलमेंट क्यों, क्योंकि एक दूसरे पर जब टैरिफ क्रिएट करते हो, फाइटोसैनिटरी मेजर भी हो सकता है और नॉर्मल टैरिफ भी, तब दे आर अमाउंटेड टू द अपील। तो अपील हर कंट्री करते हैं, तो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म में अपील डीलिंग होता है। तो जब डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म नहीं रहेगा तो अपील नहीं होगा, तो डेवलप कंट्रीज जीतते हैं अधिकतर जगह पर। तो एक यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म भी होता है। तो उसमें ये कि ट्रिपल जो कंसर्न्स है डेवलपिंग कंट्रीज के, ट्रिपल कंसर्न्स कौन से, एक जो हमेशा इंडिया बोलता है, फूड सिक्योरिटी, फार्मर्स का लाइवलीहुड एंड रूरल डेवलपमेंट। तो उसको स्टेक पे रख के हम कुछ ऐसा मेजर नहीं ले सकते विच कैन हैम्पर देयर इंटरेस्ट। तो इसलिए कि स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म अंडर डब्ल्यूटीओ। तो कुछ ही ऐसे हम्म प्रोडक्ट्स जिनके लिए सब्सिडी प्रोवाइड करना मतलब अलाउ किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमने बात भी करी कि लाइक डेवलपिंग कंट्रीज के लिए 10% तक दे कैन प्रोवाइड द इंसेंटिव एंड डेवलप्ड वर्ल्ड 5%। सही बात। तो यहाँ पे 10% है डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, एंड डेवलपिंग के लिए 5%। नहीं, ऐसा क्यों डेवलपिंग होगा? पाँच डेवलपिंग के लिए दस ज्यादा परसेंट है, होना चाहिए ना करुणा। डेवलपिंग है वो इन नेचर, तो पाँच टेन परसेंट परसेंट डेवलप्ड। को अलाउ किया जाएगा। डेवलप तो ऑलरेडी उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, तो आप उनको क्यों 10% प्रोवाइड करोगे? ठीक इसमें है। बात होता है, इसमें बात होता है एसडीटी, स्पेशल एंड डिफरेंशिएट ट्रीटमेंट, वैसे ही बोलते हैं कुछ। हर एक हाँ। कंट्री डिफरेंट है। डेवलपिंग कंट्री उनका हिस्टोरिकल चैलेंजेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड, इसलिए उनको समय लगेगा, इसलिए उनको ज़्यादा दिया रहता है। पीस क्लॉज का प्रोविजन इसलिए आता है। इंडिया पीडीएस से बात करते हैं, फॉर द फूड सिक्योरिटी, पब्लिक स्टॉक होल्डिंग, यहाँ लिखा हुआ इशू पब्लिक स्टॉक होल्डिंग अंडर द एफएसए, फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। तो ये जितना भी यहाँ सब्सिडीज है, बेनिफिट्स देने की बात की जा रही है, ओवरऑल इन सब चीजों का इम्पैक्ट आता है टर्म्स ऑफ ट्रेड पे। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड डिस्टॉर्ट नहीं होने चाहिए। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड की बेसिक डेफिनेशन ये होती है, इट इज अ रेशियो ऑफ द प्राइसेस ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय द प्राइसेस ऑफ इम्पोर्ट्स। तो हमेशा जब हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव होना चाहिए, तो इंप्रूव कब होगा? जब एक्सपोर्ट के प्राइसेस हायर होंगे रिलेटिवली कंपेयर टू द प्राइसेस ऑफ इम्पोर्ट्स। हम्म तो ई कॉमर्स कस्टम ड्यूटी की बात होता है। डिजिटल एडवांसमेंट, इंपोर्ट रेगुलेशन, डिफरेंट एरियाज। इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैन इवन डिस्टॉर्ट एफडीआई पैटर्न एज अ डिसइंसेंटिव फॉर इन्वेस्टमेंट। National security consideration becomes important factor for contributing for the fragmentation of the global economy। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, यूएस ने बोला कि जो चाइना का जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, वो एक तरह से इट इज क्रिएटिंग अ मोनोपोली ओवर दैट, तो इसलिए हमें अलग चाहिए। तो क्रिटिकल आई सेट का बात होता है इंडिया एंड यूएस के बीच में, जिसमें दे आर फॉर्मुलेटिंग प्लान फॉर शेयरिंग ऑफ क्रिटिकल एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी। तो नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न कि आप इंडिया में चाहे ऐप बैन कर दिए नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न में के लिए, चाहे यूएस ने ऑल्टरनेटिव ढूंढना स्टार्ट किया फॉर द सेमी कंडक्टर्स नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न के लिए। क्यूबा पर क्वेश्चन उठता है कि दे आर प्रोवाइडिंग द बैकडोर डेटा टू द चाइनीज गवर्नमेंट, तो उसको बैन करिए नेशनल सिक्योरिटी कंसिडरेशन। तो वो भी एक इन्फ्लुएशन फैक्टर है फॉर द फ्रैगमेंटाइजेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, जो डी ग्लोबलाइजेशन की बात होता है इसमें एक। जैसे आगे क्रिटिकल रेयर मटेरियल हाईली कंसेंट्रेटेड इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कोबाल्ट, कॉन्गो, अर्जेंटीना लिथियम, ऑस्ट्रेलिया लिथियम, कॉपर हो गया, चीनी हो गए। तो और नेशनल सिक्योरिटी में फूड सिक्योरिटी भी आएगी, जो हम इंडिया बोलते हैं कि हम्म पब्लिक स्टॉक होल्डिंग इंपॉर्टेंट है। हम्म तो बोला जा रहा है कि वापस से स्पिरिट ऑफ मल्टीलैटरिज्म बढ़े और एक्सपोज यूनिलैटरल इंडस्ट्री पॉलिसी।
साइंटिस्ट टू वेट वेदर डेटा हेल्प फार्मर्स टू कट लॉसेस, जैसे विंड्स मैकेनिज्म था बाय द डब्ल्यू IMD एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। विंड सिस्टम में बात किया गया था, हाइपर लोकल वेदर कलेक्शन सिस्टम, यूज ऑफ द, हाँ, हाइपर लोकल वेदर डेटा, और उसके इंस्पेक्शन किया जाएगा, ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन, रेन गॉजेस अक्रॉस द कंट्री, उससे ज़्यादा क्रिएशन होगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। और कंपनसेशन दिया जाता है पीएम फसल, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत। हर एक स्टेट का अपना अपना भी है, तो और अच्छे से हो सकता है, असेसमेंट हो सकता है पोस्ट डैमेज, कि कितने एरिया में आपका डैमेज हुआ क्रॉप, फोटो क्रिएट कर सकता है रीसेट टेक्नोलॉजी यूज करके, रीसेट सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, या फिर इमेजिंग, या फिर जो एक ड्रोन सिस्टम है जैसे सूडो सैटेलाइट, तो उसको यूज कर सकते हैं देख मैपिंग करने के लिए, कितने जगह पे डैमेज हुआ, कैसे कंपनसेशन कर सकते हो, कैसे रिहैबिलिटेशन कर सकते हो और रीसेटलमेंट कर सकते हो ओवरऑल। तो हाई क्वालिटी डेटा इज हाँ, इम्पोर्टेंट। ये डेटा हम बोल सकते हैं हम्म। हेल्प करेगा इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। हम्म। उसमें भी जो आपके लॉस हो रहे हैं क्रॉप लॉसेस, अगर वो इस टेक्नोलॉजी के थ्रू इवैल्यूएट किए जाएंगे तो वो इफेक्टिवनेस इंक्रीज कर सकते हैं। और ये तो हो गया पास्ट बाद का, पोस्ट लॉस। अब प्री, हम्म। आप पता लगेगा अगर पास डेटा पहले ही से है तो अगले साल के लिए आप रेडी रहेंगे। आप हफ्ता के अंदर में चेंज कर सकते हो, आप सोइंग पीरियड चेंज कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम करने के लिए। तो एवरी डिस्ट्रिक्ट पंचायत के पास एक एक लोकल एक यूनिट होना चाहिए जो डायरेक्टली वेदर रिलेटेड से बात करे, लोकल यूनिट, सेक्रेटरी ऑफ पंचायत के अंदर में होगा, फिर बीडीओ के अंदर, डीएम के अंदर में। तो इससे हेल्प हुआ कि इट विल इवैल्यूएट द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट, और इट विल हेल्प टू प्रेडिक्ट कि कितने प्रोडक्टिविटी बढ़ सकते हैं हर एक क्रॉप के लिए। तो ओवरऑल सैटेलाइट इमेज बात कर ली, डेटा एक्यूरेसी, डेटा, इंश्योरेंस क्लेम सिर्फ क्रॉप का नहीं, हाउसेस का, व्हीकल्स का, व्हीकल डैमेज, प्रॉपर्टीज, उसमें एक्यूरेसी बढ़ सकता है। तो उसमें करप्शन चांसेस कम हो सकते हैं, क्योंकि लोग आते हैं, अमीन आते हैं, देखते हैं, और फिर लैंड मार्क करते हैं, हाँ ठीक है, डायरी में लिख दिया, तो वहाँ सब ऑनलाइन हो जाता है, मैप करके डायरेक्टली। तो उसके लिए, इसके पीछे के लिए लैंड रिकॉर्ड भी इंपॉर्टेंट है। लैंड रिकॉर्ड में पीएम संविता स्कीम हो गया, जैसे बात डायरेक्शन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड, तो हर चीज कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो हाँ, ये बात कर ले कि इट विल एक्सटेंड एसेस द एक्सटेंट ऑफ डैमेज, allocate resources to mitigate the impact on farmers and communities. That is why it is important. Wind system, hyper local data collection, weather data collection के लिए। Government use component scheme, incentive back to check imports and increase electronic export. Hmm. China, Thailand are competing economies for the India as far as electronic trade is concerned. So component links incentive scheme will increase the production of the electronic part. Component scheme. कंपोनेंट मतलब ये होता है कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं, उसका एक कुछ कंपोनेंट सिर्फ बनेगा इंडिया में। हाँ, सपोज वही मानसी, जो हाँ, इनपुट्स हमें इसलिए चाहिए, रॉ कंपोनेंट स्कीम, मटेरियल्स जो चाहिए। कोई पर्टिकुलर हो सकता है सिर्फ स्क्रीन बन रहा हुआ मोबाइल के लिए इंडिया में हाँ। बस। हाँ। तो या हो सकता है कि बैटरी सिर्फ बने, तो कंपोनेंट हो गए, तो कंपोनेंट स्कीम स्पेसिफिक, जरूरी नहीं मोबाइल ही बनना जरूरी है, वो तो बना सकते हैं, लेकिन उसका कंपोनेंट भी बना सकते हो, और अगर उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते एंड जो हो। फेम वन, ईपीएफ फेम, फाउंडेशन भी दिया हुआ है, उन्होंने डिजाइन भी किया है इंडिया का पहला ऐसा एआई इनेबल्ड टैबलेट, एजुकेशन टैबलेट लिखा हुआ है यहाँ पे बच्चों के लिए। भारत ठीक। जीपीटी, भारत जीपीटी से पावर्ड है वो एआई। फेम वन हेवी, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इलेक्ट्रिक्स के अंदर में आते हैं, तो इसमें फेम वन, फेम टू, फेम थ्री। फेम वन बात करते हैं सब्सिडी ऑन द पर्सनल इलेक्ट्रिक व्हीकल, फेम टू बात करते हैं ऑन द पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएशन ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फेम थ्री बात करते हैं अडॉप्शन ऑफ द पब्लिक व्हीकल्स और बैटरी टेक्नोलॉजी, तो फेम थ्री हो गया। बैटरी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बात होता है, फेम। हम्म।
तो बैटरी इंपॉर्टेंट है, तो बैटरी के लिए अपने ऊपर पड़े कि सेमीकंडक्टर, उसमें पीएलआई डीएलआई इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पड़े पड़े टेस्ला के इंडिया में आना इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनके पास बैटरी टेक्नोलॉजी अच्छा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉर द फास्टर एडॉप्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल, मैन्युफैक्चर ऑफ द हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तभी फेम स्कीम मिनिस्ट्री हेवी इलेक्ट्रिक। स्मार्ट सिटी येट टू बिकम रियलिटी। जैसे एग्जाम्पल इंडिया में सिर्फ मदुरई है जो स्मार्ट सिटी है। उसके अलावा बाकी जगह में भी देखा गया कि देयर इज नॉन कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। कुछ कुछ जगह पे ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी है, लेकिन नॉन कंप्लीटिंग रिक्वायर्ड टाइम। उसके कारण क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में उनका जो कॉस्ट ओवररन वो बढ़ जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में और कम है, कुछ कुछ जगह में कंसंट्रेशन ज़्यादा है स्मार्ट सिटी का। तो इक्विटी नहीं इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्मार्ट सिटी ऑल ओवर इंडिया। 50% के पास तो दे हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंट एनी प्रोजेक्ट। 100 सिटी के अंदर में 50% तो कुछ प्रोजेक्ट ही इंप्लीमेंट नहीं हुआ पीपी के अंदर में। तो इसमें 3 मॉडल पढ़े थे हम लोग, हाइब्रिड, एच ए एम, एनुटी मॉडल, फिर नॉर्मल बीओटी, और एक और पढ़े थे ईपीआर। तो बीओटी होकर के प्राइवेट कंपनी बनाएंगे, ऑपरेट करेंगे, लास्ट में फिर टोल कलेक्शन करके ट्रांसफर कर देंगे। ईपीआर में था कि ओवरऑल गवर्नमेंट बोल देंगे, लेकिन जो खर्चा है बाकी सब इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट बाकी सबका वो प्राइवेट सेक्टर में। और एच मतलब कि हाइब्रिड मॉडल बिटवीन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। तो जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं दे प्रेफर क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है उन्हें 40% अराउंड। बीयूटी में अकाउंटेबिलिटी प्राइवेट सेक्टर बढ़ जाता है मानसिक। हाँ, राइट। तो इसमें भी देखा कि तो वैसे ही तो प्रमोट करने के लिए 50% कुछ भी पेमेंट नहीं किए। एसपीवी मैकेनिज्म प्रमोट करना चाहिए, लेकिन लोकल गवर्नमेंट जो है उनका तो पहली बार फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी नहीं है, पावर भी कम है, मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन होता नहीं है, पावर्स कम है। दूसरा फाइनेंशियल डेवोल्यूशन बहुत कम होता है, तो फंडिंग कैसे मिले। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर ऑफ द सीईओ, ये भी एक प्रॉब्लम है ऑफ द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। वीक कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिफरेंट मिनिस्ट्री, अर्बन मिनिस्ट्री, लैक ऑफ प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। क्योंकि इसमें जो भी प्राइवेट सेक्टर घुसेंगे वो चाहे प्रॉफिट करे, लेकिन स्मार्ट सिटी में मोस्टली जो जगह में बनाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक सिस्टम, डेटा कलेक्शन, सब में देखा जाता है इट इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मोस्टली। तो प्राइवेट के पास इंसेंटिव कम होता है इन्वेस्टमेंट करने के, तो वो घुसते कम है। लैंड एक चैलेंज वो भी है, रिसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ पीपल, लैंड प्रोक्योरमेंट चैलेंजेस भी है। एसपीवी आर यूजुअली हेडेड बाय सीनियर ब्यूरोक्रेट। कभी वो ऐसा होता है कि सीनियर ब्यूरोक्रेट जो है दे आर कोई रिटायर होते हैं, तो पोस्ट रिटायरमेंट एक प्लान रहता है, तो कम उसमें दिक्कत होता है। फिर सीईओ हार्डली एनी जो हैव बीन टैप्ड फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर इंक्लूजन कम है। तो प्रोफेशनली तो ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड है रादर देन डेमोक्रेटिक एटीट्यूड इसमें। तो इसलिए क्या बोल जाते हैं क्या करना चाहिए, तो पहली बात है लोकल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, उसमें ऑटोनॉमी मिलना चाहिए लोकल गवर्नमेंट को, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए सीईओ को, प्राइवेट सेक्टर से सीईओ उठाना चाहिए। दूसरा सीईओ जो रहते हैं स्मार्ट सिटी के उसमें भी उनको मिनिमम टेन्योर देना चाहिए। और एक सोशल ऑडिटिंग होना चाहिए स्मार्ट सिटी का ऑन द लोकल गवर्नमेंट, कि कितना पैसा खर्चा हुआ, कितना हुआ, कैसे हुआ पूरा। और जैसे एक ओवरऑल बोला जाए ऑनलाइन मैकेनिज्म है बीएम गति शक्ति के अंदर, वैसे ये स्मार्ट सिटी के हिसाब से एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पता लग सके डिजिटल कितना पैसा खर्च हुआ कहाँ पर। इंडिया एफ्टा पैक्ट, एफ्टा यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, और ऑब्वियस बात है डिफरेंट इशू पर चर्चा होगा, आईपीआर पर होगा, जेनरिक वर्जन ऑफ पेटेंट ड्रग इसी पर होगा। तो क्लॉज इन इंडिया एफ्टा डील में हिट ड्रग ट्रेड, जो वो बात करते हैं हमेशा मोनोकोनल एंटीबॉडीज वैक्सीन फॉर्मुलेशन और आईपीआर प्रमोट करते हैं बिग फार्मास। इंडिया बात करते हैं इंडिया इज अगेंस्ट द ग्रीन लाइसेंस, एवर ग्रीनिंग ऑफ द लाइसेंसिंग। इंडिया बात करता है
कि जेनरिक मेडिसिन को प्रमोट करे फॉर द पब्लिक हेल्थ, जो IPR स्टैंडर्ड दोहा अकॉर्ड में ना मानसी, ये वाला चीज तो जो WTO में। इंडिया फार्मास्यूटिकल हाईएस्ट, थर्ड लार्जेस्ट 60,000 ड्रग्स है, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट केमिकल फर्टिलाइजर के अंदर मिलता है। वो बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, इंडिया बात करता है इक्विटी, तो नेशनल एसेंशियल लिस्ट। इसी कारण इंडिया अलाउ ड्रग मेकर टू रिवर्स इंजीनियरिंग एंड सेल जेनेरिक कॉपी कैट वर्जन। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि सबको मिलना चाहिए ड्रग्स, नीडी लोगों को मिलना चाहिए, लाभार्थियों को मिलना चाहिए। कोई भी इंसान ऐसा नहीं हो कि उनका डेथ हो जाए या फिर उनका डिसेबल हो जाए लॉन्ग टर्म में ड्यू टू द अनएबिलिटी ड्रग। इट विल अमाउंट टू द फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट। स्टेट का हक होता है, स्टेट का ड्यूटी होता है कि वो प्रोवाइड करे हर एक सिटीजन को अफोर्डेबल हेल्थ केयर। ये हम लोग बात कर चुके थे कि 60-40 का रेशियो होना चाहिए, तो नेम बोर्ड में कन्नड़ा मैंडेटरी। तो ये मिडिल, पूरा इंग्लिश नहीं कर सकते क्योंकि लोकल में दिक्कत होता है, और पूरा हिंदी नहीं कर सकते, तो मिडिल ग्राउंड है 60% कनाडा और बाकी सब। इंडिया UAE ट्राइज का बात होता है, तो इसमें रेसिप्रोसिटी प्रोटोकॉल, UAE पहला कंट्री है जो बात कर इंडिया का जो इस्लामिक कंट्री के अंदर में इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस है UAE की और सऊदी अरब थ्रू है। फिर इंडियन डायस्पोरा, मंदिर इकोसिस्टम प्रमोट करता है इंडिया, ताकि डी रेडिकेशन में हेल्प कर सके। वहां पर जो भी नेशनल सोसाइटी है UAE पूरा मिडिल ईस्ट, तो डिफरेंट कल्चर अगर वहां पर मंदिर बनाएंगे, अपना टेम्पल बनाएंगे, तो उससे देयर विल बी इंक्रीज फेटर्निटी अमंग द डिफरेंट कल्चर्स एंड रिलीजन। उसको प्रमोट करने के लिए 3.5 मिलियन इंडियन हिंदू कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी हो गए। फिर सेपा साइन किया गया, IIT खोला गया वहां पर। रुपी ट्रेड पे बात किया गया, $85 बिलियन, थर्ड लार्जेस्ट है इंडिया का UAE के साथ। फिर I2U2 में बात होता है, IMEC में बात होता है UAE का कॉन्सेप्ट। UAE हर जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, गिफ्ट सिटी में भी UAE इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया में पेट्रोलियम, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में भी इन्वेस्ट कर रही है UAE। IIT दिल्ली बात कर ली, तो इतने सारे एरिया में बात हो। लोकल शिपिंग, हायर फ्लाइट कॉस्ट। अरेबियन वैलेंटाइन भी डिस्कस कि इंडिया का जो रिलेशनशिप गल्फ रीजन, सऊदी अरेबिया एंड US एंड UAE रिलीजियस टॉलरेंस की तरफ जा रहा है। देयर इज इंक्रीजिंग रिलीजियस रिफॉर्म इन अरेबिया टू डैम्पन द राइज ऑफ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट। वहाबिज्म को कम करना है। तो इंडिया ऐसा कंट्री है जो UAE सऊदी अरब को लेकर चलता है, US को भी लेकर चलता है, और इसराइल को भी लेकर चलता है। IMEC कॉरिडोर में बात हुआ, चाहे इंडिया को साइडलाइन करना है लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को फ्रॉम द ग्लोबल स्फीयर, और बोलना है कि टेररिज्म टेररिस्ट हब, तो इसमें मिडिल ईस्ट कंट्री इंपॉर्टेंट है, UAE, कतर, UAE एंड सऊदी अरेबिया। इंडिया डिपेंडेंट था UAE, सऊदी अरेबिया, कतर से फॉर द एनर्जी सिक्योरिटी। कतर से 45% में गैस लाइन, बाकी सऊदी अरेबिया, इराक से पेट्रोलियम। करेंसी रेमिटेंस भी आता है वहां से, इन्वेस्टर आते हैं, वो इन्वेस्ट करे कश्मीर में, UAE इन्वेस्ट करे कश्मीर में फॉर द नॉर्मलाइजेशन ऑफ द इंक्रीजिंग द इकोनॉमिक प्रोटेक्शन इन कश्मीर। फिर UAE इन्वेस्ट कर रहे हैं गल्फ सिटी में, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में। सऊदी अरेबिया में चेंजेस हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल कुछ कुछ सिटी, कुछ कुछ जगह में वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रिएशन ऑफ द बीच वेर एवरीवन विल बी फ्रीली अवेलेबल टू डू एनीथिंग, एज कंपेयर टू हाईली जो स्टेट लेड इंटरवेंशन होता है प्राइवेट स्पेयर में, उनका बहुत ज्यादा है, वो कम होते जा रहा है। विमेन राइट्स ओवर द ईयर्स बढ़ा है। मेजर जियो पोलिटिकल फैक्टर्स है इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन, एंटी पायरेसी मैकेनिज्म में उनका रोल रहा है। I2U2 बात कर लिए, डी रेडिकेशन बात कर ली। और अरेबिया से रिलेशनशिप बढ़ने के लिए इंडिया में जो एक सब कॉन्टिनेंट में रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, वहाबिज्म, देवबंदीज और फिर बरेलवी एक्सट्रीमिज्म, राइज ऑफ ISIS स्लीपर सेल इन इंडिया, जैश ए मोहम्मद, सिमी, फिर PFI एक्सेट्रा, उसको कम कर्व कर सकते हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया मोस्टली फंड करते हैं सेवरल ऑफ द मॉस्क इन इंडिया। तो उसमें जो अपॉइंटमेंट ऑफ द इमाम होते हैं, उन पे भी डिपेंड रहते हैं सऊदी अरेबिया की तरफ से। सऊदी अरेबिया जब चेंज होगा तो देयर विल बी
जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन इनटू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट तब कम हो सकता है। काइंडली शेयर द नेक्स्ट लिंक।